Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Friends, in previous video we were talking about specified employees. I taught you who is a specified employee actually. Specified employee के बाद हमने वहां पर देखा कि कुछ ऐसे परक्विजिट हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्स होते हैं, उनकी भी मैंने बात की। आज मैं जिस परक्विजिट वैल्यू की बात करने वाला हूं, जिस परक्विजिट की बात करने वाला हूं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका रीजन ये भी है, बच्चे उसे थोड़ा टेक्निकल मानते हैं। मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ वो आपको इस तरह से समझाने वाला हूं कि आपको कभी इसमें दिक्कत होगी नहीं। फ्रेंड्स, अभी मैं एक जानकारी आपको और देने वाला हूं कि आपके सिलेबस के हिसाब से, चाहे वो टैक्स का सिलेबस हो चाहे अकाउंट का सिलेबस हो, फुल चैप्टर रिवीजन वीडियो बनाने वाला हूं। फुल चैप्टर वीडियो रिवीजन आपको मैं देने वाला हूं, एक एक चैप्टर एक एक वीडियो में खत्म और कोई क्वेरी बचेगी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे औरों का भी फायदा हो सके। फ्रेंड्स, बात शुरू करते हैं रेंट फ्री हाउस। हम इसे रेंट फ्री एकोमोडेशन भी कहते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, जैसे भी हम इसको कहना चाहें, कुछ बुक में किसी रूप में लिखा मिलेगा, कुछ बुक में किसी रूप में लिखा मिलेगा। यहां पर पहली बात तो ये कि हमारा दो टॉपिक में से सैलरी का जब क्वेश्चन बनता है किसी भी लेवल के लिए, चाहे बीकॉम के लिए बन रहा हो, बीबीए के लिए बन रहा हो या किसी और लेवल के लिए बन रहा हो, जब भी सैलरी का क्वेश्चन बनेगा तो दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से एक जरूर आएगा ही आएगा। उसमें कौन सा? या तो आपको रेंट फ्री हाउस की वैल्यू निकालने के लिए आएगी या आपको अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में कहेंगे। दो टॉपिक में से एक टॉपिक आपको पक्का आएगा। रेंट फ्री हाउस आज हम पढ़ने वाले हैं और हम हाउस रेंट अलाउंस की वैल्यूएशन पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लेना। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा उसका फिर से, वरना आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल तो मेरी सारी वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं, वहां जाकर के सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम रेंट फ्री हाउस की बात करते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, हम जाननी चाहिए। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात, हमारा जो रेंट फ्री हाउस होता है यानी कि किराए से मुक्त मकान, मतलब ऐसा मकान जिस पर किराया एक्चुअल में तो हो सकता है लेकिन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए दे दिया है। अब जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए दे दिया तो गवर्नमेंट कहती है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को फ्री में रहने के लिए दिया, इसका मतलब एम्प्लॉय को कुछ फायदा पहुंचा दिया, इसका मतलब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और सैलरी में ले जाकर के टैक्स कर देंगे। यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया फायदा गवर्नमेंट को भा नहीं रहा है। वो कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और आपकी सैलरी में जोड़ लेंगे और इस पर टैक्स लेंगे। अब हम किस तरह से इसको टैक्स करते हैं ये चीज हम सीखने वाले हैं। हमारा दो तरह का हाउस पिक्चर में आता है। जब हम वैल्यूएशन करने की बात करते हैं तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो फर्निश्ड हाउस हो सकता है या अनफर्निश्ड हाउस हो सकता है। मैंने ये दोनों टॉपिक लिखे हैं। या तो आपका हाउस जो आपको दिया गया है फर्निश्ड होगा या आपका हाउस अनफर्निश्ड होगा। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सुसज्जित एवं असुसज्जित दो तरह का मकान आपको दिया जा सकता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। अब जब यह मकान आपको दे दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालेंगे। अब आप कहें कि सर अगर हमें अनफर्निश्ड नहीं फर्निश्ड हाउस दिया हो एम्प्लॉयर ने तो भी हम पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू ही निकालेंगे। अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालते हुए हम क्या देखने वाले हैं कि अनफर्निश्ड हाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया है तो आप बच गए, फिर आपको कोई कैलकुलेशन कोई वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको दिया होगा। आपको क्वेश्चन में ही गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से बता रखा होगा कि इस हाउस की वैल्यू कितनी है, यानी कि आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नॉर्मली नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहां पर लिख दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से वैल्यू बैठती है वो आपको क्वेश्चन में ही नॉर्मली दे दी जाती है और आपको बस उसको ऐड ऑन करना होता है जब सैलरी इनकम निकाल रहे हैं।
इसके बाद अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। जब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई की, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई में दो तरह से घर दिया जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं घर को देने के? सबसे पहले तो ये घर हो सकता है एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर खुद इसका मालिक हो। मान लीजिए मिस्टर एक्स, मिस्टर ए के यहां नौकरी करते हैं। मिस्टर ए यानी कि ऑनर यानी कि एम्प्लॉयर के पास अपना एक घर है और उसने अपने एम्प्लॉय को वो घर रहने के लिए दे दिया, तो ये केस हो गया। यानी कि आउंड बाय एम्प्लॉयर, जो घर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया है, फ्री में रहने के लिए दिया गया है, वो घर अगर एम्प्लॉयर का ही है तो ये वाला केस हो गया। अगर एम्प्लॉयर के पास घर नहीं है लेकिन उसने मार्केट से किराए पर एक घर लिया और एम्प्लॉय को कह दिया ये लो, ये घर मैंने किराए पर ले लिया है लेकिन आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं है, ये आपके रहने के लिए फ्री में आप इसमें रहिए, किराया मैं अपने आप देता रहूंगा। कितना किराया है कोई आपको कोई खास मतलब नहीं है, मैं अपने आप ही देता रहूंगा। यानी कि टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। दो तरह की सिचुएशन आई है हमारे पास में। अगर केस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है तो सबसे पहले ऐसा घर हो सकता है जो घर एम्प्लॉयर का ही अपना हो, यानी कि एम्प्लॉयर उस घर का मालिक हो और एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया हो। दूसरी सिचुएशन क्या है कि एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है लेकिन एम्प्लॉयर ने उस घर को किराए पर लिया है और उस घर को किराए पर लेकर एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया है, कर्मचारी को रहने के लिए दे दिया है, फ्री में रहने के लिए दे दिया है। तो ये सिचुएशन हो गई। अभी हम परक्विजिट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल बेस देख रहे हैं। देखो कितना बड़ी सी स्थिति है जब हम परक्विजिट वैल्यू निकालने की बात करते हैं। एक शब्द में एक लाइन में परक्विजिट वैल्यू नहीं निकलती है और इसीलिए शायद लोग डरते हैं कि भाई रेंट फ्री हाउस वाला पॉइंट डाल दिया है क्वेश्चन में, अब तो डिफिकल्ट हो गया। डिफिकल्ट नहीं है, आप एक सिस्टम से पढ़िए, उस प्रोसीजर को समझ लीजिए कि किस तरह से ये किया है। मैंने वो पूरा एक चार्ट में यहां बना करके दिया है आपको। दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन मकान जो दिया गया है वो एम्प्लॉयर का ही है। दूसरी सिचुएशन उसने भी वो मकान किराए पर लेकर के अपने कर्मचारी को दिया है। अगर मकान किराए पर लेकर कर्मचारी को दिया है तब हम परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम सैलरी में उस मकान के नाम का कितना पैसा जोड़ेंगे, यानी कि उसकी परक्विजिट वैल्यू, उस मकान की परक्विजिट वैल्यू, उस रेंट फ्री हाउस की परक्विजिट वैल्यू कितनी होगी, ये हमें देखना है। तो उसके लिए यहां पर नियम क्या है, ये कहते हैं एक्चुअल हायर चार्जेस, एक्चुअल हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। यानी कि हमारा चलिए मैं अभी लिखता हूं, हमें देखना है कि एक्चुअल हायर चार्जेस और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। मैं लिख देता हूं यहां विच एवर इज लेस। इसका मतलब क्या है? तो भाई इसका मतलब है कि सपोज करिए एम्प्लॉयर ने एक घर 10,000 रुपये महीने किराए पर लिया। 10,000 रुपये महीने किराए पर, अगर मैं 12 के 12 महीने ये मान लूं कि ये घर फ्री में रहने के लिए दिया गया था एम्प्लॉय को, तो कितना हुआ एक साल का किराया? 1,20,000 रुपये, क्योंकि 10,000 पर मंथ और 12 मंथ 1,20,000 हो गया और 15% ऑफ सैलरी। सपोज करिए जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए 1,00,000 रुपए महीने है। कितनी है? 1,00,000 रुपए महीने। अब 1,00,000 रुपए महीने सैलरी है तो 12 महीने की कितनी होगी? 1,00,000 रुपए महीने है तो 12 लाख होगी जी। 12 लाख रुपए, तो 12 लाख का 15% कितना हो गया? 1,80,000। यानी कि 1,80,000 और 1,20,000, 1,80,000 और 1,20,000 विच एवर इज लेस। तो भाई 1,20,000 ही कम है। तो यहां जो सैलरी में मकान के नाम का पैसा जोड़ा जाएगा, अमाउंट जोड़ा जाएगा, वो होगा 1,20,000 इस वाले एग्जांपल में। सपोज करिए इसकी सैलरी है 50,000 रुपए महीने, तो पूरे साल की कितनी होगी? 6 लाख।
6 लाख का 15% कितना बैठेगा? 6 लाख का 15% 90,000 रुपए, 90,000, यस 90,000 और 1,20,000, विच एवर इज लेस, कौन सा कम है? 90,000। इसका मतलब इस बार आपकी सैलरी में 90,000 जोड़ा जाएगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। ये कंसेप्ट क्या कहता है? एक्चुअल हायर चार्जेस। यहां एक्चुअल हायर चार्जेस का मतलब क्या है? मतलब कितने रेंट पर, कितने एक्चुअल रेंट पर एम्प्लॉयर ने ये मकान किराए पर लिया है, दैट विल बी कंपेयर्ड विद क्या? 15% ऑफ सैलरी। तो भाई 15% जितनी भी सैलरी आ रही हो, सैलरी कैसे निकालते हैं? आई विल टेल यू, लेकिन सैलरी का 15% उससे कंपैरिजन करेंगे। जो कंपैरिजन करके कम होगा वही हमारी परक्विजिट वैल्यू होगी, और वह परक्विजिट वैल्यू सैलरी में ऐड कर दी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। ओके, अब अगर मान लीजिए केस ये वाला ना हो, मान लो एम्प्लॉयर ने मकान किराए पर लेकर न दिया हो, बल्कि वह मकान उसका अपना हो, तब क्या करेंगे? तो भी सीधी सी बात है, तब क्या करेंगे? यहां पर आ जाओ, ये वाली सिचुएशन है। हमें यह देखना पड़ेगा, अब इसकी वैल्यू करने से पहले, अगर मकान एम्प्लॉयर का अपना है तब इसकी वैल्यू निकालने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक सिचुएटेड कहां है। अगर ये ऐसे शहर में है, ऐसी सिटी में सिचुएटेड है जहां पर पॉपुलेशन, जहां की पॉपुलेशन, 3 कंडीशन है जी, 25 लाख से ज्यादा हो, 25 लाख, एक्सीडिंग 25 लाख, या 25 लाख से ज्यादा तो नहीं है लेकिन 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 10 लाख और लेस देन 25 लाख। अगर केस ये वाला हो, और तीसरी सिचुएशन 10 लाख तक ही हो, यानी कि 10 लाख को भी एक्सीड न कर पाई हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मैं तीनों सिचुएशन बताऊंगा। मतलब ये है कि हमें 3 सिचुएशन देखने को मिलेंगी। अगर मकान एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर का मकान है, उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए फ्री में दे दिया है, तो उस कंडीशन में 3 सिचुएशन होंगी हमारी। मकान कहां है हमें ये देखना है। अगर मकान ऐसी जगह है जहां पर आबादी 25 लाख से भी ज्यादा है, तो फिर हम सैलरी का 15% ले लेंगे। 15% का किससे कंपैरिजन नहीं करेंगे, सीधे सैलरी का 15% परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस के नाम से जोड़ देंगे और उसकी सैलरी ऐड ऑन हो जाएगी, बढ़ जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद में अगर किसी वजह से केस दूसरे वाला है, यानी कि आबादी 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो फिर उस कंडीशन में 10% ऑफ सैलरी, हम 10% ऑफ सैलरी मान लेंगे क्या? परक्विजिट वैल्यू ऑफ द हाउस। हम परक्विजिट वैल्यू ऑफ हाउस मान लेंगे 10% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर केस ये वाला हो जहां पर 10 लाख तक की ही आबादी है, उस शहर की, उस कस्बे की जहां की हम बात कर रहे हैं, जहां ये मकान है, तो हम फिर 7.5% सैलरी का ले लेते हैं। 7.5% सैलरी का क्या मान लेते हैं? अपनी परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, और हम इसे ऐड कर देते हैं कहां? सैलरी की लिस्ट में, जिस पर हमें टैक्स लगाना है। यानी कि जब हम टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, टैक्सेबल सैलरी निकाल रहे हैं, तो उसमें हम 7.5% सैलरी का जोड़ देते हैं। अब ये सैलरी सैलरी का 7.5%, सैलरी का 15%, सैलरी का 10%, सैलरी क्या है यहां पर? सैलरी का मीनिंग क्या है? पढ़ेंगे इसे अभी ये बताना तो जरूरी है, सारा तो क्वेश्चन इसी के बेस पर है। लेकिन उससे पहले हमने कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एज पर गवर्नमेंट रूल हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 2 केस हो सकते हैं, या तो वह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में या तो मकान एम्प्लॉयर का ही होगा, या उसने मकान किराए पर लिया होगा। अगर मकान किराए पर लिया है तो उस कंडीशन में 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लेस, इसको कंपेयर करके हम ये लिखेंगे। मैंने एक एग्जांपल देकर के समझा भी दिया है आपको, दोनों तरह के एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बात करें तो अगर केस ये वाला है आउंड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर का ये मकान है खुद का, तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि मकान है किस जगह। अगर ऐसी जगह है जहां की आबादी 25 लाख से भी ज्यादा है, तो हम 15% सैलरी का फ्लैट 15%, कोई किससे कंपैरिजन नहीं, 15% सैलरी का कहां जोड़ देंगे? सैलरी में ही जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसे टैक्सेबल बनाना, टैक्स करना है उसे।
तो लिखेंगे क्या टाइटल, परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 15%। इसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ, तो ये है हमारा दूसरा केस कि आबादी 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा, लेकिन 25 लाख तक की बात है। 25 लाख से एक्सीड कर गई तो ये वाला केस हो जाएगा। 25 लाख तक ही है तो फिर 10% सैलरी का जोड़ेंगे। और अगर किसी वजह से ये तीसरे वाला केस है, तीसरे वाला केस है अप टू 10 लाख, तो 7.5% ऑफ सैलरी, तो 7.5% ऑफ सैलरी हम ले लेंगे, ठीक है। और इसको परक्विजिट वैल्यू मान करके हम जोड़ देंगे सैलरी में। मेरे ख्याल से ये चार्ट आपको समझ में भी आया होगा और साथ ही साथ आपको याद भी हो गया होगा, ये हिस्सा चार्ट का याद भी हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। हमने पहले देखा कि हम अनफर्निश्ड हाउस की ही वैल्यू करेंगे, हम अनफर्निश्ड हाउस की ही वैल्यू करेंगे। हमने डायरेक्ट फर्निश्ड हाउस की क्यों नहीं की, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जब मैं पढ़ाने वाला हूं, इसको समझने पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि हम डायरेक्ट फर्निश्ड हाउस की वैल्यू कर ही नहीं सकते। कैसे, यहां देखिए, हमें फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकालने में परक्विजिट वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसमें हम एक्चुअल हायर चार्जेस या जो भी फर्नीचर हमने लिया, अगर किराए पर लिया है तो उसका एक्चुअल किराया जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर ने खरीद लिया है तो फिर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। मान लीजिए हमने 1 लाख का फर्नीचर लिया है, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपए, तो 10,000 और जोड़ देंगे फर्नीचर के नाम के, और इस तरह से हमारा परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आ जाएगा। तो हम जब परक्विजिट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालते हैं तो हमारी सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, या तो फर्निश्ड हो सकता है या अनफर्निश्ड हो सकता है। फर्निश्ड है तो भी हमें पहले अनफर्निश्ड की ही वैल्यू निकालनी है, अनफर्निश्ड की वैल्यू की ये सिचुएशन हो सकती है, और हम इसे पूरा करके तब हम फर्निश्ड हाउस पर पहुंचेंगे। फर्निश्ड हाउस की वैल्यू सेम ऐसे ही निकलेगी। एक बार मैं इधर हो जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाने में आपके काम आएगा। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात अगर करें सैलरी की, कि सैलरी में हम लेंगे क्या, जिसका हम 10%, 15% की बात कर रहे हैं, 7.5% की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सैलरी में हम, वैसे तो एक बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी हुई है कि सैलरी में ये आएगा ये आएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं तो सैलरी का यहाँ मतलब एक किस्म से कैश सैलरी है, और वो भी टैक्सेबल वाला पार्ट। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि जो हमें बेसिक सैलरी होती है, हाँ वो आएगी। डियरनेस अलाउंस वो तभी आएगा जब कंडीशनल होगा। अब कंडीशनल डियरनेस अलाउंस होता क्या है एग्जैक्टली, वो मैंने आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। अगर मैं बात करूं कि बोनस आएगा या नहीं आएगा, यस बोनस आएगा। क्यों, क्योंकि कैश है, टैक्सेबल भी है। अब हमारे अलाउंसेस हैं वो आएंगे, हाँ कैश में मिलते हैं, लेकिन टैक्सेबल होंगे तभी आएंगे। डियरनेस अलाउंस तभी आएगा जब कंडीशनल हो, लेकिन बाकी अलाउंसेस आएंगे और हमारे इसमें सैलरी में जुड़ जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग 15%, 10% और एक्सेट्रा, इस तरह की सैलरी निकालने के लिए। तो भाई जो परक्विजिट्स हैं वो परक्विजिट्स यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे परक्विजिट्स, क्योंकि परक्विजिट्स हमारे अगर हम यहाँ लेना चाहें तो कैश में नहीं मिल रहे हैं, तो परक्विजिट नॉर्मली नहीं आते हैं। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा आसान बनाने के लिए एक सैलरी की डेफिनेशन दे दी है। मैं रेंट फ्री हाउस की जो और सिचुएशंस हैं और बाकी चीज़ें कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको ले लूँ मैं। और फिलहाल आज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगली वीडियोस में आपको मैं कुछ फुल चैप्टर रिवीजन भी देने वाला हूं। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली आप अपने सिलेबस से संबंधित बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।